डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है? डिफ्यूजन कैपेसिटी ये होती है कि गैस का वॉल्यूम, ये मतलब मेम्ब्रेन में यहाँ पे गैस पड़ी है, गैस का वॉल्यूम एक एटीएम का प्रेशर चेंज हुआ 1 mmHg का, तो वो कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ हुआ मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। जैसे कि डेफिनेशन है, एक्सचेंज थ्रू मेम्ब्रेन ईच मिनट फॉर प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 atm। हर मिनट में जो गैस का वॉल्यूम जो है वो एक्सचेंज होगा 1 atm प्रेशर के बदले में। अब हमारे पास, हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्सीजन की हमारे पास ना डिफ्यूजन कैपेसिटी 21 होती है, और हमारे पास इसका पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस 11 होता है। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करें थ्रू 230 मिलीलीटर होता है इसका डिफ्यूजन कैपेसिटी, इसकी 230 मिलीलीटर होती है पर मिनट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि इंक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो सी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी जो सी है ना जो से पहले कैपिलरीज ओपन नहीं होती वो भी ओपन हो जाती हैं, और हमारी ना और जहाँ पे मतलब एल्वोलाई में ज़्यादा हवा होती है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड परफ्यूज़ करने में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी अच्छी हो जाती है। तो इसकी वजह से ना हमारी जो सी है ना ऑक्सीजन के लिए, हमारी जो सी ऑक्सीजन के लिए वो 23 से इंक्रीज़ हो गए ना, और 21 से इंक्रीज़ हो गए ना। यहाँ पे आपको बताया कि इसकी जो सी है डिफ्यूजन कैपेसिटी 21 है, 21 से इंक्रीज़ हो गई, ये 3 टाइम्स हो जाती है 63। अब 63 को आप 63 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज ना एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाता है। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन ये भी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिफ्यूज़ करती है हर मिनट, पार्शियल प्रेशर अगर 1 atm का डिफरेंस हो। तो अब हमारे पास ये हो जाता है कि हमारे पास ना इसकी क्योंकि ये 20 टाइम्स इट इज़ मोर डिफ्यूजेबल 20 टाइम्स दैन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी 21 है, 21 को अगर 20 से करें तो 430 तक आ जाता है। 430 इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है 430, और इसका पार्शियल प्रेशर 430 इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है। और जब ना हमारे पास 430 इसकी और जब हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ये भी 2 to 3 फोल्ड इसकी भी जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाती है, तो ये 1200 से 1300 तक हो जाती है। हमारे पास फिर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी द कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? कैन बी कैलकुलेटर फ्रॉम द जो सा एल्वियोलर का पार्शियल प्रेशर हमें पता होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर इन द पल्मोनरी कैपिलरी, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर, फिर हम उससे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कितनी ले रहा है, इससे हम निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कार्बन जो सी हम इस मेथड में ये होता है कि हम बंदे को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करे, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने अंदर लिया तो हमारे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में चल के कार्बन डाइऑक्साइड का ना जो सा हमारे पास प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी में तो ब्लड में तो होती ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम जो सा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड का खुद का प्रेशर होगा ना, वही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। क्योंकि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हम लेते हैं ना, तो हमारे पास दूसरी जगह पे तो पार्शियल प्रेशर जीरो है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड में तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं। तो हम इसका जो सा प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर कंसिडर करेंगे, वॉल्यूम हमें इसका पता होता है। इसलिए हम ना जो से जब इनको ना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ना एल्व्यूलर पार्शियल वॉल्यूम को पार्शियल प्रेशर से करेंगे तो हमारे पास ना डिफ्यूजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आपको पता है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जितनी भी आएगी 1.23 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो सी है 1.23 टाइम्स ज़्यादा जो सी होती है वो डिफ्यूज़ कर सकती है, ज़्यादा टाइम डिफ्यूज़ करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की 17 होती है, इसकी 21 होती है। अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन पर फ्यूजन रेशियो ऑन एल्वुलर गैस कंसनट्रेशन। अब हमारे पास ये द रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है कि एल्वुलर वेंटिलेशन कितनी हो रही है और इन दोनों में एक्सचेंज कितना हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब हमारे पास ना दो इसके आ जाते हैं। एक हमारे पास ये होता है कि कई जगहों पे ब्लड फ्लो तो भाई बहुत अच्छा है, ब्लड फ्लो बड़ा सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एल्वुलाई में एयर ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ना एक्सचेंज नहीं सही तरह होगा, तो हमारे पास एयर ही नहीं। ये देखें, ये हमारे पास एयर ही नहीं होगी तो हमारे पास ना ये डिफ्यूजन जो सी वेंटिलेशन रेशियो है ये सही तरह से नहीं होगी, ये हमारे पास कम हो जाएगी। फिर उसके बाद कई जगह ऐसा है कि हमारे पास ना जो सी है हमारे पास वेंटिलेशन हवा तो बहुत अच्छी है एल्वोलाई में, लेकिन वहाँ पे ब्लड सही तरह बहुत कम फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ना ये जो सी ये तो डेड स्पेस हो गई, तो यहाँ पे जो सी है वेंटिलेशन ओवर क्यू। अब यहाँ पे ब्लड हमारे पास नहीं है, ये समथिंग ओवर ज़ीरो, ये इन्फिनिटी, मतलब जितनी थी ना वेंटिलेशन जितनी हवा थी उतनी नहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन जो सी थी और क्यू, यहाँ पे हमारे पास ना वेंटिलेशन जो सी वेंटिलेशन ज़ीरो थी और हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा था, तो तब ये जीरो समथिंग ओवर ज़ीरो अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये ज़ीरो हो गया और यहाँ पे ये होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि फिजियोलॉजिकल शंट क्या होता है। अब ये कंसेप्ट है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और शंट में डिफरेंस। शंट ये होता है कि हमारे पास ना
वेंटिलेशन जो सी है वो सही तरह ब्लड फ्लो सही कर रहा है, लेकिन वेंटिलेशन नहीं सही तरह हुई जो कि हमने पहले कंडीशन में बताया था। तो हमारे पास जो सी रेशो है वो नॉर्मल से कम आ जाएगी, मतलब जैसे हमने पहले जीरो कहा था तो ये नॉर्मल से कम होगी, और लंग्स और ये नॉर्मल से कम होगी। और जो सी हमारे पास डेड स्पेस है इसमें हमारे पास ये है कि वहाँ पे हवा तो है लेकिन वहाँ पे ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा, तो वो जो सी है हमारे पास एल्वोलाई में एयर है वो जो सी है वो वेस्ट हो जाएगी, इसको हम डेड स्पेस कह देते हैं। अब हम अगर एक बंदा है ना वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है तो हमारे पास जो सा है ना उसका अपर पार्ट जो सा लंग का होता है ना वहाँ पे ना ब्लड फ्लो कम होता है। जब हमारे पास ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे पास जो सी है इसकी रेशो वो कम आएगी, तो ये डेड स्पेस होगी, क्योंकि वहाँ पे हवा तो है लेकिन ब्लड फ्लो कम। जो सा इसका नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो सा ना वेंटिलेशन बहुत कम होती है लेकिन ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे शंट बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना जो सा वो हवा ही नहीं होगी जो कि डिफ्यूज़ हो सके। तो इसको हम कहते थे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास एम्फीसीमा वगैरह आ जाती हैं। एम्फीसीमा में ये एम्फीसीमा में ये होगा कि कई जगह पे तो हवा सही तरह जाएगी नहीं, और कई जगह जहाँ पे हवा जाएगी वहाँ पे ब्लड सही तरह से नहीं होगा। ये हम आगे भी पढ़ लेंगे, फिजियोलॉजिकल से शंट और डेड स्पेस दोनों इसमें आ सकती हैं एम्फीसीमा में।